ओके, गुड आफ्टरनून। ठीक, हम लोग जो 4th यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं आपकी आपका कॉम्प्लेक्सेशन। तो कॉम्प्लेक्सेशन में हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। लास्ट के आपके 2 टॉपिक्स हैं, आपका थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो जैसे एग्जाम्स में ये बहुत बड़े क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन इन शॉर्ट बड़े क्वेश्चन के साथ में अटैच होकर आ गए तो उनको हमको एग्जाम में कैसे लिखना है ये चीज़ आप समझ लें। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें, थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स, आप बाहर थे ना, इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया तभी, अभी फिर से इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। थर्मोडायनेमिक्स ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जो चीजें मैं पढ़ाता हूं उसको आप लोग मन में रिपीट किया करो, है ना, और जब बोलने बोलूं तो बोला भी करो। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? थर्मोडायनेमिक्स ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। किस चीज का? कॉम्प्लेक्सेस का। किसका? कॉम्प्लेक्सेस का। कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट्स हमको क्यों करना है? तो जब कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन में कई बार उसकी डेफिनेशन हिडन होती है, ठीक है ना। जैसे इसमें हम देखें थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसके लिए हम थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट के थ्रू उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की स्टडी कर सकते हैं या उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। तो आपको इसमें एक्सप्लेन क्या करना है आपको कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्सेस की, इट इज रिलेटेड विद द थर्मोडायनेमिक्स। इट इज रिलेटेड विद द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। लिखते जाएं। फर्स्ट पॉइंट, stability constant of complexes are related to thermodynamic properties. Stability constant of complexes, जो complexes की stability constant है, that is related with the thermodynamic properties of, ठीक है ना, related to the thermodynamic properties of complexes. Now the question is what is thermodynamic properties? अब thermodynamic properties में क्या आ जाता है? thermodynamic properties में हम जो है एनर्जी से रिलेटेड चीजें स्टडी करते हैं, तो इसको हम स्टडी करते हैं। thermodynamic properties आर, एग्जाम्पल्स लिखना, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट लिखना, गिब्स फ्री एनर्जी कम्स अंडर द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल जी। हम जिसको डेल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल जी से। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लिखेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल एच। एंथैल्पी किस चीज को इंडिकेट करता है? एंथैल्पी इंडिकेट करता है हीट में कोई भी यदि चेंजेस आ रहे हैं तो कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक है ना। कोई भी जो परिवर्तन आ रहे हैं कोई कंपाउंड बनने पर या टूटने पर, तो डेल एच हम किस चीज, डेल एच क्या है? हीट को बताता है। अब कई सारी हीट हो सकती हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना, कई तरीके की, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है, कई सारे जो है एंथैल्पी स्टडीज हम करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय द डेल एस। हम एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं? डेल एस से। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय द डेल एस। डेल एस किस चीज को इंडिकेट करता है कि कोई भी सिस्टम है तो उसमें उसका ऑर्डर क्या है और डिसऑर्डर है उसमें कोई, जैसे हमने यहाँ पर ड्रग आपकी अलग थी, लीगेंड अलग थे, वो कॉम्प्लेक्स बनाए, तो वो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में उसका अरेंजमेंट या ऑर्डर, उसके सिस्टम में कोई चेंज आया कि नहीं आया, इस चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं एंट्रोपी के बारे में। तो एंट्रोपी जनरली हम क्या बोले, सिस्टम में कोई डिसऑर्डर या ऑर्डर, एक सिस्टम बना है उसका ऑर्डर और डिसऑर्डर का अरेंजमेंट क्या है, या किस तरीके से वो ऑर्डर है या डिसऑर्डर उसमें कितना आया। तो समझ में आया कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि आपका गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, एंथैल्पी के बारे में और एंट्रोपी के बारे में। तो आपको एग्जाम में आएगा तो आप यही बताएंगे कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, आपका ड्रग और लीगेंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, एंड देयर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज रिलेटेड विद द थर्मोडायनेमिक properties, and thermodynamic properties are del G, del H and del S। ये thermodynamic properties हैं। इसके बाद में next आप लिखें गिब्स फ्री एनर्जी। इसके आगे आपको बताना जो del G है, that define the stability and unstability of complexes। stability and unstability
ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को बताता है कॉम्प्लेक्सेस की। डेल एच में आप लिख सकते हैं इट डिनोट अबाउट द, इट टेल्स अबाउट द बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया। यदि कोई हीट चेंज हो रहा है तो जो बॉन्ड से बंधे हुए हैं आपके कॉम्प्लेक्सेस वो ब्रेक तो नहीं हो रहे हैं। और आपका ये ऑर्डर एंड डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, सिस्टम का जो ऑर्डर और डिसऑर्डर है वो डेल एच से हम बताते हैं। ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक। और जो फ्री एनर्जी है डेल जी, फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम या फ्री एनर्जी डेल जी कैन बी रिटन, मतलब मेड अप ऑफ आपका एंथैल्पी और एंट्रोपी से मिलकर बनी होती है। तो इट कैन बी रिटन एज डेल जी इज इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक, यहां पर आप बता देंगे डेल जी किस चीज को इंडिकेट करता है, गिब्स फ्री एनर्जी को, डेल एच आपकी एंथैल्पी को, टी टेम्परेचर को इंडिकेट करता है और डेल एस आपका एंट्रोपी को इंडिकेट करता है। इतना आपने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ कोई चीज हमने अलग से करी क्या, नहीं। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस चीज को इंडिकेट करती हैं। अब हमको ये बताना है कि इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो थर्मोडायनेमिक्स जो आपका डेल जी है, गिब्स फ्री एनर्जी मेड अप ऑफ होती है डेल एच माइनस टी डेल एस से। तो इसमें आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे हमको पता चलता है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, है ना, कि ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कैसे इंडिकेट करता है। तो यहां पर कोई ड्रग है और ये आपका ड्रग प्लस कॉम्प्लेक्स है, तो ड्रग प्लस कॉम्प्लेक्स है, तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। जैसे नॉर्मली हम बात करें फ्री एनर्जी, जैसे कोई एक दो मॉलिक्यूल आपस में अरेंज हैं, लेकिन यदि उनकी फ्री एनर्जी ज्यादा होगी, जैसे कोई दो लोग बैठे हैं, आप लोग जैसे बैठे हुए हैं, यदि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ जाए आपकी तो क्या होगा, आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और स्टेबल नहीं होंगे ना। यदि एनर्जी आपके पास में ज्यादा आ जाए तो क्या होगा। तो यहां पर यही चीज बता रहे हैं कि यदि जो आपका डेल जी है, डेल जी के पास में यदि जो पॉजिटिव है मतलब ज्यादा एनर्जी है, यदि इस ओवरऑल यदि डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है आपको ये चीज ध्यान रखना। इफ द वैल्यू ऑफ डेल जी इज पॉजिटिव, इफ द वैल्यू ऑफ डेल जी इज पॉजिटिव, देन आपका जो स्टेबिलिटी की हम बात करें तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स माना जाता है। क्यों, क्योंकि उसके बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे, एनर्जी होगी तो वो फ्री होगा और ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स जो है बॉन्ड उसके माने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फ्री है और उसकी सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, ज्यादा है, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा है। यदि उसके सरफेसेस बॉन्डेड हैं अच्छे से, उसके सरफेस फ्री नहीं है, बॉन्ड है उसमें, मतलब क्या होगा, आपकी डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब सरफेस फ्री एनर्जी इफ नेगेटिव, तो आपका जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स क्या है, वो स्टेबल माना जाएगा। तो ये चीज आपको बताना है कि आपका थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देता है आपके आंसर का। तो थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो आपकी स्टेबिलिटी को बताता है। यदि गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बताता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना है, क्योंकि उसकी सरफेस फ्री एनर्जी ज्यादा है। और यदि उसकी सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, तो सिस्टम क्या है आपका अनस्टेबल। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा। जैसे आप जब हम आगे भी पढ़ेंगे सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो जनरली सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंट होते हैं। तो सरफेस फ्री एनर्जी यदि ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब वो ज्यादा पार्टिकल से अटैच होंगे और वो सेटलिंग रेट उनका बढ़ेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, सरफेस फ्री एनर्जी पार्टिकल्स की क्या करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका सस्पेंशन क्या हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए उसमें। तो गिब्स फ्री एनर्जी को हमेशा ध्यान रखना, हम ज्यादातर सिस्टम में क्या करते हैं, अपने पार्टिकल्स में क्या चाहते हैं कि सरफेस फ्री एनर्जी कम रहे। तो सरफेस फ्री एनर्जी यदि नेगेटिव है तो सिस्टम ज्यादातर क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी आप बैठे हैं तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखना। यदि किसी चीज की सरफेस फ्री एनर्जी ज्यादा है, मतलब उसमें उसकी जो हाँ अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम कौन सी तीन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे,
गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ठीक है ना। और उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? हाँ, मतलब आपका डेफिनेटली यदि जो डेल एस है इसमें कम चेंजेस आएंगे, मतलब ये माइनस होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये बढ़ेगी तो फिर आपका अल्टीमेटली क्या बढ़ेगी? गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, तो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं आपके, यदि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैं तो उनसे आपको क्या एक्सप्लेनेशन करनी है आपको? तो सबसे पहले आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और आपका एमॉर्फस स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप जानना जरूरी होता है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है ना, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मे बी एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। कैसे हो सकते हैं? एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो आपको इसको कंपैरेटिव स्टडी ही बताना है आपको, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट नोट्स में ये पूछा जाएगा आपको कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करें व्हाट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कोई चीज एमॉर्फस होती है, जब स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोई चीज जब एमॉर्फस होती है तो उसका एक रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्या होता है? नॉन रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, नॉन या इररेगुलर भी बोल सकते हैं। क्या होता है? नॉन रेगुलर। और यदि क्रिस्टलाइन की बात करें तो इसमें क्या होता है? रेगुलर ऑर्डर होता है। या जब हम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की बात करें तो ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन आपके हाईली ऑर्डर्ड होते हैं। क्या होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हाईली ऑर्डर्ड, एक ऑर्डर में होता है, ठीक है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई चीज मान के चलो, एक मॉलिक्यूल यहां पर है सेंटर में और इसके चारों ओर दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, और एक मॉलिक्यूल यहां है सेंटर में और इसके चारों ओर इस तरीके से मॉलिक्यूल्स बने। तो यहां पर देखें एक पैटर्न में है, मॉलिक्यूल्स क्या है? एक पैटर्न में है। मान के चलो यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक, मान के चलो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है। तो ये क्या है? एक आपका स्ट्रक्चर है कि एक मॉलिक्यूल इतने दूसरे मॉलिक्यूल या आयन से क्या है? घिरा हुआ है। तो ये एक क्या है? एक बेसिक अरेंजमेंट है। इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर है, इसके पीछे यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, उसके पीछे यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, साइड में हम बात करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? कि एक रेगुलर अरेंजमेंट है और हाईली ऑर्डर्ड है, और इसको हम बोलते हैं एक जियोमेट्री इसमें मेंटेन्ड है। क्या है? एक जियोमेट्री है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जिनकी क्या होती है? स्पेसिफिक जियोमेट्री होती है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रक्चर हैं उनमें स्पेसिफिक जियोमेट्री होती है, और इनमें क्या होती है? स्पेसिफिक जियोमेट्री नहीं होती। कि इनमें एमॉर्फस में, मतलब एमॉर्फस के जो हैं आपके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैं वो इस तरीके से अरेंज नहीं होते। वैसे जैसे हम बात करें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है कई तरीके के होते हैं। आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं, मेटेलिक, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्रिस्टल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में भी आयोनिक, ठीक है ना, मेटेलिक, ठीक, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स और कोवलेंट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं ना। आपसे पूछा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स में भी आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस, मेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस और आपके कोवलेंट कॉम्प्लेक्सेस। तो उसमें आपको बताना क्या है? आयोनिक कॉम्प्लेक्स में आयोनिक बॉन्ड होंगे, मेटल में आपके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होंगे या मेटल बॉन्ड होंगे। मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस में दो मॉलिक्यूल आपस में किस तरीके से अरेंज्ड हैं वो आ जाएगा, और कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड से अरेंज्ड होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्सेस डिवाइड कर देंगे। अब आपका जो यहां पर पूछा गया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का, यहां पर बेनिफिट क्या है? क्रिस्टलाइन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में यहां पर इसका बेनिफिट क्या है? तो आपको ये बताना है कि जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लेक्सेस, दे हैव द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, रेगुलर स्ट्रक्चर, हाईली ऑर्डर्ड रहेंगे और उनकी एक स्पेसिफिक जियोमेट्री होगी। दैट विल बिकम द व्हाट वी कैन से द आइडेंटिफिकेशन मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दैट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स
और कॉम्प्लेक्सेस, दैट बिकम्स द आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, जिसकी स्पेसिफिक जियोमेट्री हो। जियोमेट्री समझ में आया कि ये यूनिट सेल है, अब ये फॉलो होती रहेगी अगेन एंड अगेन, तो इसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है, इट बिकम्स द आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर, आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर। जैसे हमको अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स का, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्सेस का, तो आपको क्या एक बेनिफिट इससे मिलेगा, आपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया, इसका बेनिफिट हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर यूज्ड एज अ ड्रग्स और डोजेस फॉर्म, तो इन द डोजेस फॉर्म दे हैव स्टेबिलिटी और नॉट, या उनके अदर जो पैरामीटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हमको हेल्प मिलती है। लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैव द स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दैट कैन बी अ एवेल्युएशन पैरामीटर, एक एवेल्युएशन पैरामीटर हो सकता है। फिर नेक्स्ट, इनका जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है दैट वुड बी कांस्टेंट। तो जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं दैट आर यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी कई सारे क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स में भी इन अ डिफरेंट फॉर्म। नेक्स्ट आपको क्या बताना है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म, फार्मास्यूटिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट इनटू द डिफरेंट फॉर्म। अब वो डिफरेंट फॉर्म क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है आपका स्टेबल क्रिस्टल, क्या होता है, एक होगा अनस्टेबल। तो जो स्टेबल, आपको अब तीनों की प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन करना है कि एक ही कोई कॉम्प्लेक्स है या कोई ड्रग है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हमको नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टेबल कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत हाई होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इजी सॉल्युबल नहीं होगा, और भी कई सारे जो प्रॉपर्टीज। हमको क्या चाहिए कि बॉडी के अकॉर्डिंग वो कंपैटिबल हो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा हो, फार्मास्यूटिकली कंपैटिबल हो, और अनस्टेबल तो हमको चाहिए ही नहीं। तीसरा एक और स्ट्रक्चर होता है मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्ट्रक्चर, मेटास्टेबल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज बेनिफिशियल या प्रिविलेजियस फॉर द आपका फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आप मेटास्टेबल स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं, और ये किस तरीके से आपको जनरली, जैसे कोई स्ट्रक्चर स्टेबल है, मेटास्टेबल है और अनस्टेबल है, तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है या एसेंशियल होता है, कौन सा होता है, मेटास्टेबल स्टेट। समझ में आया, इतनी चीजें आप बता देना। फिर बाकी जो हमने, यदि इसमें आपको और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है तो आपने क्रिस्टल्स के बारे में क्या पढ़ा है, थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन हम ऐड कर देंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन किससे पूछा गया, कॉम्प्लेक्सेस से पूछा गया है। तो कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। जनरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है, ये एक आइडेंटिफिकेशन टूल हमें प्रोवाइड करते हैं। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के, जिनकी स्पेसिफिक जियोमेट्री होती है, एंड दैट बिकम द आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर। तो यहां पर आपका क्या होता है, आपका जो कॉम्प्लेक्सेशन यूनिट 4th है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।